हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। मेरा नाम माजिद है और मेरे साथ मेरे को होस्ट अदील ख़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए फ़िनलैंड में। मैं 2019 में आया था मास्टर्स डिग्री के लिए और अभी मैं करेंटली हेलसिंकी में रहता हूँ और मैं काम करता हूँ। तो अदील भाई अपना तारुफ़ करा दें और थोड़ा सा बता दें कि किस मकसद के लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किए। जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील है और मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं फ़िनलैंड में रहते हुए। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और अपनी फ़ैमिली के साथ रहता हूँ और हेलसिंकी में रहता हूँ। मकसद कि हमने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू किया है, मेरी मुलाकात हुई माजिद के साथ। हम दोनों व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, तो हमें लगा कि एक सिनर्जी है, एक हम आहंगी है। बल्कि हमारी यूट्यूब से ही मुलाकात हुई थी। यूट्यूब के ज़रिए ही मुलाकात हुई थी और बड़े मज़ेदार फिर उसके बाद हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा पॉडकास्ट बनाएं जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो, फ़न भी हो, लोगों के साथ इंटरैक्टिव भी हो। तो उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और बस अभी शुरुआत है, तो मतलब कुछ हमने एज सच प्लान नहीं किया, कोई डायरेक्शन नहीं अभी हमने डिसाइड कोई किया। डायरेक्शन नहीं है। फीडबैक भी मिलेगा जिस बेसिस पे हमें, तो उस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे। तो बस ये पॉडकास्ट उसी सिलसिले में है। और आज का टॉपिक आप बता दें। जी, आज का टॉपिक वाई फिनलैंड। के फिनलैंड में आजकल बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, स्पेशली हमें जो मैसेजेस आते हैं ना यूट्यूब से भी और सोशल मीडिया पे भी के भाई फिनलैंड का क्या सीन है, कैसे वहाँ पे सेटल हों। ज़्यादातर जो मुझे मैसेजेस आते हैं ना वो 30s 35 की एज के लोग, वो जो जॉब छोड़ के स्टूडेंट, हाँ ग्रुप जो होता है, स्टूडेंट ग्रुप भी है और थोड़े से मतलब वहाँ पे सेटल लोग भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं कि वहाँ की जॉब छोड़ के, या बहुत सारे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो आए हैं यहाँ पे बहुत लेट भी। और ये आप किन रीजन से बात कर रहे हैं कि कहाँ से आना चाहते हैं? मोस्टली इंडिया, इंडिया पाकिस्तान? पाकिस्तान से। जी, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा हमें तो वहीं से मैसेज आते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस उर्दू में होती हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि फ़िनलैंड में क्या क्या सीन है यहाँ आने का और यहाँ पे क्या सीन चल रहा है आजकल। और इस पॉडकास्ट में बेसिकली हमारी पहली मुलाकात में अदील भाई से जो मैं बहुत मुतासिर हुआ था, इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इनके काफ़ी सारे मज़ेदार किस्से हैं अफ़गानिस्तान से। बहुत और सारी कहानियाँ सुनाने वाली भी नहीं है। जी जी, वो आप देख लेंगे जो सुनाने लायक होंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी लोग जो हैं वो पूछते हैं कि भाई आप, पहली चीज़ वो ये पूछते हैं कि आप फिनलैंड क्यों गए। दूसरी चीज़ वो ये पूछते हैं कि क्यों फिनलैंड ही क्यों गए। मेरे नज़दीक फिनलैंड जो है वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत ही बैलेंस कंट्री है। जी बिल्कुल। बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिक्योरिटी की, और जो बुनियादी ज़रूरियात जिसे आप कहते हैं ना, जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। फैमिली रेस करने के लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप नॉच है। बिल्कुल, प्रॉबली वन ऑफ द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। बल्कि एजुकेशन की वजह से ही जाना जाता है बहुत सारे बहुत लोग। सारे जो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखे वो यहाँ पे आते ही एजुकेशन, यानी बैचलर्स तो अपनी कंट्री से कर लेते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से, और फिर यहाँ पे आते हैं मास्टर्स करने। और फिर मास्टर्स करने के बाद ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो यहीं पे फिर मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो सेटल हो जाते हैं। कोई आईटी की इंडस्ट्री में उसने मास्टर्स किया है यहाँ पे, या किसी ने जैसे आपने फॉरेस्ट्री की इंडस्ट्री में किया है, या फिर इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग भी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है, यानी कि जैसे मशीन ऑटोमेशन हो गई, या मैरीटाइम या शिपिंग का, इस तरह जो फील्ड्स हैं। तो जी, मैंने भी देखा है यहाँ पे कोर्सेज ट्रेडिशनल नहीं होते, बिल्कुल। बहुत एडवांस्ड होते हैं और नाम भी बड़े उल्टे पुल्टे होते हैं, अजीब से। बिल्कुल एडवांस्ड कोर्सेज होते हैं। आपकी आपकी डिग्री भी? मेरी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैंने मास्टर्स किया था। उससे पहले मैंने जो अपना बैचलर्स किया था वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया था, कराची से, सर सैयद यूनिवर्सिटी से। बट दैट वाज इन 2004 और 5। अच्छा, अदील भाई जॉब करते हैं इंडस्ट्री में, तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि यहाँ पे फिनलैंड में ज़्यादातर किस वजह से लोग आते हैं, आप ये बताएं कि यहाँ पे जॉब का क्या सीन है विदाउट नोइंग फिनिश, लाइक अंग्रेज़ी में मिल जाती जॉब्स? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपना ये बता दूं बैकग्राउंड। जब मैं यहाँ पे आया था और मेरा प्लान यही था कि यहाँ पे मैंने अपने आप को इंटीग्रेट करना है। क्योंकि मुझे जिसने भी बताया वो ये बताया था कि जब तक आपको फिनिश लैंग्वेज नहीं आती
आप जॉब पे लैंड नहीं कर सकते, मतलब आपको बहुत मुश्किल होगी। और मतलब आपके लिए और जॉब्स और ये डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स तो अवेलेबल होंगी, लेकिन जो वाइट कॉलर ऑफिस जॉब्स होती हैं या इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट जॉब्स जो होती हैं वो मुश्किल से मिलेंगी। मेरा एक्सपीरियंस इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ रहा है। यानी कि जब मैं यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी कर रहा था, साथ साथ मैं मास्टर्स भी कर रहा था। और मास्टर्स के बाद फ़िनलैंड में जो है ना वो एक स्टार्टअप वर्ल्ड, एक स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है और बहुत बूमिंग है। यहाँ के स्टार्टअप्स जो हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन स्टार्टअप्स में से आते हैं। और जैसे आपके ये एंग्री बर्ड्स हो गए और वोल्ट हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म के और स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप वर्ल्ड जो है ना वो सारा इंटरनेशनल मार्केट केटर करता है और उनकी पार्टनरशिप सारी इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ होती हैं। तो उस सूरत हाल को देखते हुए जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ईज़िली कंफर्टेबली जॉब्स मिल जाती हैं। तो और सर्विस इंडस्ट्री ख़ास तौर पे जिस जिस जो कि आपकी जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री है, तो जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ वो भी एक सास इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरी पहली जॉब थी। तो मुझे इस सिलसिले में, हालांकि मैंने ऑफ कोर्स सीवीज़ कई जगह भेजी थी, रिजेक्ट भी हुई, लेकिन इंटरव्यू मुझे पहली कॉल आई और उसी जगह पे मुझे जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया। तो अब तकरीबन मुझे 7 साल हो गए उस जगह पे काम करते हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ी में या इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ या आईटी फर्म्स में जॉब के लिए मोस्टली इजी रहता है। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में ही जॉब्स अंग्रेज़ी में मिलती हैं, अदरवाइज फिनिश का मसला तो है। देखिए, अगर आप स्पेशलाइज फील्ड्स देख रहे हैं तो अगर मेडिकल होगा तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनके कोई बूढ़ा मरीज़ है, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, वो किस तरह से अपने मामलात आपको समझाएगा कि जी मुझे ये बीमारी है या कुछ है। इसी तरह और स्पेशलाइज फील्ड्स हैं। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टअप वर्ल्ड की बात बताई है, इनके ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं या पार्टनरशिप्स हैं वो इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनीज़ के साथ जो है वो हैं कोलैबोरेशंस। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट होता है। मैं आपको बताऊं, मज़े की बात ये कि हमारी कंपनी में मेरे ख्याल से गिनती के फिनिश एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल हैं, और जो फिनिश हैं वो भी आपस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो इतना ज़्यादा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है इंग्लिश स्पोकन। अच्छा, तो फिनलैंड में ज़्यादातर लोग जिन मकासद के लिए आते हैं उनमें से पहला तो स्टडीज़ के लिए, मतलब इंडिया पाकिस्तान से जो आते हैं एटलीस्ट वो तो स्टडीज़ के लिए आते हैं क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ वर्क के लिए सेटल हो जाते हैं, फैमिली बुला लेते हैं, फैमिली आप तो बल्कि फैमिली रीयूनियन की। अच्छा, आपने स्टूडेंट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा का तो थोड़ा सा आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट वीज़ा किस तरह ईजी है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो स्टूडेंट वीज़ा इस तरह से ईजी है कि यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, तो आपको जस्ट अप्लाई करना होता है, मोटिवेशन लेटर और 1-2-3 क्राइटेरियाज होते हैं। एंड डू यू हैव टू बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन योर ओन कंट्री या कुछ नहीं, जीपीए लेवल या कुछ इस तरह का? बिल्कुल इसका कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन देखते हैं आपकी, और ऑफ कोर्स मैटर करते हैं ग्रेड्स भी, लेकिन मोटिवेशन लेटर और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स देखते हैं, और कुछ कोर्सेज में कुछ एसेज वगैरह या कोई शॉर्ट इंटरव्यू होता है, लेकिन उससे इतनी घबराने की बात नहीं होती। और फी स्ट्रक्चर किस? फ़ीस का थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि जो नॉन ईए स्टूडेंट्स होते हैं या नॉन ईयू उनके लिए फ़ीस का मसला होता है, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिल जाती है 70-80%। ओके। अच्छा, जब मैंने मास्टर्स किया था ना 2016 में, उस वक्त तक तो फ्री था। जी 2017 के बाद 2017 के बाद इन्होंने मिनिमल फ़ी है, वो भी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अमेरिका या यूके। हाँ, इसीलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो एक वो हाइप होती है ना, वो 25-30 लाख लगा के जो स्टूडेंट जाते हैं अमेरिका यूएसए वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी सीन है, बट स्टिल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बैचलर्स में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बैचलर्स की स्कॉलरशिप वैसे ही फ़ीस वैसे ही कम होती है, 6,000 या 8,000 पर ईयर, बट स्टूडेंट्स की यहाँ काफ़ी ज़्यादा 6 से 8,000 यूरोस पर ईयर। जी डिपेंड करता है कोर्सेज और के लिए। उसके साथ कोई जॉब वगैरह कोई स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जिससे वो फ़ी कवर हो जाए? जी, स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, बल्कि मैंने खुद अपनी स्टडीज़ के दौरान पार्ट टाइम जॉब की है लगातार। तो
पार्ट टाइम जॉब्स तो मिलती हैं और जॉब्स होती हैं। खैर स्टूडेंट्स के बारे में वो फिर हम किसी और स्टूडेंट लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसी बारे में कहते हैं कि यहाँ पे फिनलैंड में आने की क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो पहला बेनिफिट जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगा आप पाकिस्तान से जब यहाँ आए, तो सोसाइटी बेनिफिट्स या वर्क बेनिफिट्स या वो क्या फ़र्क क्या था बेसिक। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री में फिर जाना पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट हिस्ट्री विद मी। तो मैं पाकिस्तान में कभी जॉब नहीं की। जो मेरी फ़र्स्ट जॉब हुई थी वो अफ़गानिस्तान में हुई थी। और वो एक टेलीकॉम कंपनी में थी एज अ यूएन सब कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं गया ही वॉर जोन में था। मेरी पहली नौकरी एक वॉर जोन में हुई थी। और अफ़गानिस्तान और फिनलैंड वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं। तो मैंने तकरीबन 10 साल अफ़गानिस्तान में जॉब की है। और वहाँ से क्योंकि वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना एक टर्बुलेंट किस्म का फेस था मेरी मतलब ज़िंदगी का, टर्बुलेंट भी कह लें। और सीखा भी मैंने बहुत, मतलब उस जॉब से और उस पीरियड में। यानी एक फ्रेश ग्रेजुएट उठा के आप कराची से अफ़गानिस्तान भेज दें तो वो एक बड़ा ही जो है ना वो इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए हम अलग पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा चेंज था फिनलैंड। कम लोग, पाकिस्तान कराची जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 2.25 करोड़ लोगों का शहर है। हाँ, इतने में तो 3-4 फिनलैंड बस 3-4 से ज़्यादा फिनलैंड बस जाएंगे क्योंकि 5.5 मिलियन की आबादी है टोटल। तो सब कुछ दूर दूर था। अच्छा, वेदर का मुझे इतना ज़्यादा, वेदर इज़ अ ह्यूज फैक्टर के लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबराते भी हैं। हमने वो डिस्कस ज़रूर हमने उसको टच करना है जी। बल्कि सबसे ज़्यादा सवाल जो भी आता है ना कि ठंड का क्या सीन है। खैर जिसको आना होता है ना जेन्युइनली वो वेदर का फैक्टर नहीं पूछते, मतलब हाँ होता है, लेकिन वेदर पाकिस्तान इंडिया में जो है ना, देखें फ़र्ज़ करें क्योंकि ज़्यादातर गर्म मुल्क हैं तो उसकी वजह से ये एक चैलेंज होता है। वो कहते हैं कि यार अमेरिका में फिर भी मॉडरेट वेदर होता है, फिर हाइप भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका की। यूके फिर भी अच्छा चलो बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी नहीं होती। यहाँ पे मेरे लिए जो है वो एक तरह से मैं यूज़ टू था इस वेदर का, क्योंकि अफ़गानिस्तान का भी वेदर मोर और लेस सिमिलर था। वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती थी, वहाँ पे इस तरह जो है वो छोटे दिन होते थे, लंबी रातें होती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हाँ, आपके लिए किस तरह का मतलब वो चेंज था वेदर वाइज? मेरे लिए ऑफ कोर्स सेम ही वेदर है हमारे यहाँ, तो नियर अबाउट सेम है। एवरेज यही रहती है जो पाकिस्तान में होती है। सही। लेकिन बर्फ़बारी और ये सारी पहला साल जो था वो थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि -35 भी गया था और मैं तो यूएनसू में रहता था तो ज़्यादा नॉर्थ में है। हेलसिंकी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर होता है, लेकिन टेम्परेचर मेरे हिसाब से या वेदर इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। सही। क्योंकि यहाँ पे हीटिंग सिस्टम, फैसिलिटीज़, हाँ वो फैसिलिटीज़ फील नहीं होता। बल्कि मेरे घर वाले बहुत शॉक्ड होते थे जब मैं वीडियो कॉल करता था और टी शर्ट में बैठा हुआ और बाहर इतनी इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वो बड़े हैरान होते थे। लेकिन खैर ये हम इस बारे में किसी दिन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये सिस्टम इन्होंने क्या किया हुआ है। इस मामले में टॉप नॉच आप कह सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं, रोडों पे जाएं तो वो हर वक्त आके बर्फ़ हटा रहे होते हैं, कभी भी सड़कें नहीं बंद होती। जी, बल्कि आजकल ऑटम का सीज़न चल रहा है तो आजकल बर्फ़ तो नहीं, पत्ते हटा रहे हैं पत्ते हटा रहे हैं। और अच्छा, मैंने देखा है कि बर्फ़ होने से पहले जो है ना वो लाके वो जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, ग्रेवल, वो लाके डाल देते हैं ताकि जब बर्फ़ पड़ेगी तो आप स्लिप नहीं होंगे फिर उसमें, और गाड़ियाँ जो होंगी वो स्किड नहीं करेंगी। जी, ये ज़बरदस्त सिस्टम है। खैर पॉडकास्ट से मतलब यही था कि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। स्टडी इन फिनलैंड, वर्क लाइफ इन फिनलैंड, सोशल लाइफ इन फिनलैंड इन जनरल, और ऑफ कोर्स करंट इश्यूज़ जो अभी चल रहे हैं खासकर। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था और ये एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी है और हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं आपके फीडबैक पे। तो ये पॉडकास्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस भी होंगे और डिपेंड भी करता है कि क्या क्या जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में। फिर जैसे कि आपने बताया है कि जो फिनलैंड से मुताल्लिक़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अबाउट लाइफ, अबाउट स्टडीज़, अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस इस कम्युनिटी का हिस्सा रहें और अपना वाइटल फीडबैक दें इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। और अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करें, बुरा लगे तो हमारी इस्लाह करें, हमें बताएं कि किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। बट इट्स अ
वेरी इनिशियल सेटिंग, और ऑफ कोर्स हम जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते पॉडकास्ट का, तो जो है वो कमी बेशी माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल जी। तो ये पहला एपिसोड था। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब हो गया वो रिकॉर्ड। अब हो गया होगा जी।